नमस्ते बच्चों। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है 3 बुद्धिमान। और ये आपकी न्यू कोर्स बुक से मैं करवा रही हूँ, जो मल्हार है। आपकी टेक्स्ट बुक का नाम है मल्हार। तो इसमें मैं आपको पूरा चैप्टर रीड करके बताऊँगी, उसका मतलब समझाऊँगी, और लास्ट में मैंने इसमें चैप्टर की समरी दी है आपके लिए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कक्षा 7 के सभी बच्चों के लिए है। और अगर आपको और वीडियोस देख रहे हैं ना, तो साइंस और हिंदी के और भी वीडियोस हैं इसके अंदर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर किसी बच्चे को प्लेलिस्ट में नहीं पता कैसे देखते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको पूरा प्रोसीजर एक वीडियो के थ्रू समझा दूँगी। ठीक है, तो चलो, ये एक कहानी है 3 बुद्धिमान, 3 भाइयों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो चलो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मतलब वह काफ़ी टाइम अपने बेटों से ऐसा कहता था, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया पैसा है, न ही सोना चांदी, इसीलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। मतलब उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे पास पैसे, रुपए, सोना चांदी ये सब तो नहीं है, लेकिन तुम अपने अंदर ज्ञान लेकर आओ, अपने अंदर बुद्धि पैदा करो, वही तुम्हारी सच्ची संपत्ति बनेगी आगे चलकर। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए, तुम इतने चौकन्ने होकर हर चीज़ को देखो कि कुछ भी तुम्हारी नज़र से बचना नहीं चाहिए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 ही रहोगे। तो मतलब ये वाला धन अर्जित करो, ना कि सोना चांदी, ये तुमको ज़्यादा काम आएगा। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। समय बीता और कुछ समय के बाद पिता चल बसे, मतलब मर गए। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिर कर जगत देखें। तो चारों भाइयों ने क्या सोचा कि चलो हम घूम फिर आते हैं कहीं पर, यहाँ तो हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे, मतलब कुछ भी काम कर लेंगे, पैसे कमाने पड़ेंगे, खाना खाना होगा, तो हम कभी भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। जो मेहनती व्यक्ति होता है वो कभी भी भूखा नहीं मरता, वो कहीं ना कहीं कोई काम खोज ही लेता है। अतः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिन तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को ही नहीं आ रही थी, मतलब सड़क चलती जा रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अब उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तो अब जंगल में चलते चलते उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था पहले तो, फिर बाद में बहुत टाइम के बाद उन्हें कुछ पेड़, मकान ये सब दिखाई दिए। तब उनकी जान में जान आई, क्योंकि उनका खाने पीने का सामान भी अब तक सारा का सारा खत्म हो चुका था। तो अब उन्हें एक बड़ा सा नगर दिखाई दिया। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। शीघ्रता मतलब जल्दी जल्दी, पग मतलब पैर। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। तो जब बड़ा भाई था उसने एकदम से ज़मीन पे देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ, उसने देखकर बताया कि अभी यहाँ पर से एक ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। तो उसने कहा वो ऊंट शायद एक आंख से नहीं देख पाता, जो मिडल वाला, बीच वाला भाई था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। कि उस ऊंट पर तो एक महिला और बच्चा सवार थे। अब उनको ये कैसे पता चल रहा था? बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा।
और वे तीनों फिर आगे बढ़ गए। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा। कुछ देर बाद वहां पर एक घोड़े पर सवार आदमी आया। घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया। हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मंझले भाई ने पूछा। हाँ। तो अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा था घुड़सवार को कि इन तीनों को उस चीज़ के बारे में कैसे पता है और उन्हें कैसे ये मालूम पड़ा कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। फिर छोटे भाई ने पूछा, एक छोटे बच्चे के साथ उस महिला पर सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, शंका मतलब उसको उन पर शक हुआ कि कहीं यही तो तीनों चोर नहीं है। और तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया। तो वह उन्हीं पर शक करने लगा और बोलने लगा कि तुम्ही ने मेरा ऊँट लिया होगा, तभी तुम्हें इतनी जानकारी है इसके बारे में। हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? उस घुड़सवार ने पूछा। भाई, जब तुमने मुंह नहीं देखा, ऊँट नहीं देखा, तो तुमको ये सब कैसे पता कि उसमें महिला थी या वो एक आंख से नहीं देख सकता था? तो इस पर उन भाइयों ने उत्तर दिया, क्योंकि हम अपनी आंखें और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। अब देखो, ये बेचारे भाई तो बिना बात के मुसीबत में फंस गए। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने ही मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला। राजा भी सोच में पड़ गया कि भाई, बिना देखे बिना जाने उस आदमी ने भी, उन तीनों भाइयों ने इतनी सारी जानकारी कैसे दे दी। तो राजा ने सोचकर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चारों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी देखा ही नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने वह ऊँट नहीं चुराया? अब भाई, किसी को भी लगेगा कि उन्होंने ही ऊँट चुराया है, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स जब उन्होंने बता दी तो फिर अब वो क्या करेंगे? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। मतलब हमने इस चीज़ पर बहुत वर्क किया है अपनी बुद्धि को पैना बनाने के लिए। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया
कि वह कैसा था। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई न दे सके, और स्वयं एक ओर हट गए। 3 भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। तो उन्होंने हर चीज़ को बारीकी से चेक किया कि पेटी कहाँ से आ रही है, कैसे रखी है, कितनी आराम से रखी है, या जो भी उसकी जानकारी थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। उसमें अनार है, मंझला भाई बोला। हाँ, और वह भी कच्चा, सबसे छोटे भाई ने कहा। अब मतलब ये बात तो एकदम से अमेजिंग हो गई कि बिना देखे, बिना कुछ जाने इनको समझ में कैसे आ जाता है। यह देखो कितना सुंदर पिक्चर है ये। इसमें राजा है और ये भाई है, और ये देखो ये मंत्री लग रहा है मुझे, जिसके हाथ में अनार है, वो भी कच्चा, छोटा सा, इतनी बड़ी पेटी के अंदर। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा ही चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन 3 भाइयों की आवभगत करने। राजा भी इम्प्रेस हो गया। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था। अब देखो, आप सबको भी उत्सुकता हो रही होगी ना जानने की कि उन्हें पता कैसे चला इतनी सारी बातों का। तो सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, बट अब ये बताओ कि किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि उस ऊँट की एक आंख नहीं है, वह एक आंख से देख पाता है। उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं होगा ना। अब राजा ने कहा, भाई आंख खराब है ये कैसे पता चला? ठीक है, पैरों से तुम्हें समझ में आ गया ऊँट है, वो तो कोई भी जान लेगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क की दाईं ओर से घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे और एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने कहा, ये मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह लगे हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिसे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। मतलब ये सब बारीकियां तो देखने से ही समझ में आएंगी। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही कि भाई इतनी बड़ी पेटी आई है, इतनी आराम से रखी गई है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि इसके अंदर छोटा सा कच्चा अनार है? सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे
उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। तो उन्होंने सब बारीकियां देखी ना कि महल के आसपास अनार के ज़्यादा पेड़ हैं, कोई लुढ़कती हुई चीज़ है तो अनार ही हो सकती है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा और उसमें सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? अब भैया ठीक है, चलो अनार भी पता लग गया, लुढ़कने से सब समझ में आ गया, कच्चे का कैसे समझा? इस समय इस उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। तो खिड़की में से उसे दिख रहा था कि सारे अनार इस वक्त कच्चे ही, उनका सीजन अभी नहीं आया होगा कि पकने का। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे हुए अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। अब राजा इतने इंटेलिजेंट लोगों को दरबार से बाहर तो नहीं जाने देगा ना, उसको समझ गया कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि से धन संपत्ति तो उन्हें मिल ही गई और राजा के दरबार में है तो धन की क्या कमी रहेगी उन्हें, है ना। तो चलो, अब ये कहानी बहुत दिलचस्प थी, मज़ा आ गया। अब मैं आपको पाठ का सारांश बताती हूँ। सारांश मतलब समरी। यह एक दिलचस्प लोक कथा है जिसमें 3 चतुर भाइयों की तेज बुद्धि और गहरी समझ का वर्णन है। एक गरीब पिता अपने बेटों को बचपन से यही सिखाता है कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक है। तो बच्चों, तुम भी ये बात समझ लो, धन तो खर्च हो जाता है ना। आज धन चुराया भी जा सकता है, आज तुम धनी हो कल को तुम निर्धन हो सकते हो, पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, दिमाग है, तो आप उस बुद्धि को इस्तेमाल करके कभी भी धन अर्जित कर सकते हो। पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई संसार देखने के लिए निकल जाते हैं। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक ऊंट के बारे में केवल संकेतों के आधार पर सही सही जानकारियां मिलती हैं। जैसे ऊंट की एक आंख खराब थी, उसके ऊपर एक महिला और बच्चा सवार थे, इत्यादि। जब ऊंट का स्वामी यह सब सुनता है तो उन्हें चोर समझकर राजा के पास ले जाता है। प्रारंभ में राजा को भी उन भाइयों पर संदेह होता है, यानी शक होता है, लेकिन बाद में जब वे एक बंद डिब्बे में रखे फल मतलब कच्चा अनार के बारे में बिना खोले सही अनुमान लगा लेते हैं तो राजा उनकी गहराई से सोचने की क्षमता से प्रभावित होता है और उन्हें निर्दोष घोषित कर देता है। तो राजा ने देखा कि ये तो सचमुच जो इतनी बड़ी बात उन्होंने बता दी, तो ये तो कोई दिमाग वाला इंसान ही कर सकता है, तो वो ऊँट के बारे में बताना इनके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि सूझबूझ, तर्कशीलता और सूक्ष्म दृष्टि से किसी भी कठिनाई का समाधान ढूंढा जा सकता है। यह संदेश देती है कि ज्ञान और समझ धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। समझे? जो दिमाग और समझ होता है, ज्ञान होता है, वही सबसे ज़्यादा आपको लाइफ में काम आएगा। तो पैसे के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है तो खूब मन लगा के पढ़ो, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखो ताकि तुम्हें दुनिया समझ में आए। ठीक, तो इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर सारे सॉल्व करके डालूंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं कि कौन सा नया वीडियो आया है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाए। बाय।